नमस्ते भाई। गुड इवनिंग। कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग? स्टूडेंट कैसा महसूस कर रहे हैं आप? क्या महसूस कर रहे हैं? क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं भाई? हाँ जी। चलिए, मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं। शुरू करते हैं स्टूडेंट आज की कहानी। चलिए, तो कल बच्चों मैंने आपको समझाया था इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाला टाइप, ठीक है ना? तो अब हम करेंगे यहां से सवाल नंबर 17, अगला टाइप। चलिए ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। अगला टाइप सवाल आपके सामने आएगा टैक्स वाला। अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा मेरे दोस्तों टैक्स वाला। ध्यान से सुनिएगा, प्यार से समझिएगा। देखो, सुनो मेरे प्यारे भाई। देखो, आप जो भी कमाते हैं मेरे प्यारे भाई, वो होता है आपकी टोटल इनकम। टोटल इनकम हिंदी में कहते हैं कुल आय। हिंदी में क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? इसको कुल आय। अब अगला टाइप आ रहा है सेकंड टाइप टैक्स वाला। देखिए, आप जो पैसा कमाते हैं वो आपकी कुल कमाई है। अब टोटल इनकम में से सरकार कहती कि हमको इनकम टैक्स दो। क्या कहती है मेरे प्यारे भाई? हमको टैक्स दो। आप पैसा कमाते हैं, उसमें से कुछ पैसा आप सरकार को टैक्स देते हैं। तो टोटल इनकम में से, कुल कमाई में से सरकार को टैक्स देने के बाद आपके पास जो बचता है उसे हम कहते हैं नेट इनकम। क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई? नेट इनकम। नेट इनकम हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं शुद्ध आय। हिंदी में हम लोग इसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई? शुद्ध आय। पहले बेसिक बता रहा हूं, फिर सवाल होगा। शुद्ध आय, ओके? तो शुद्ध आय बराबर मेरे दोस्तों कुल आय माइनस आयकर। शुद्ध आय बराबर क्या होता है? कुल आय माइनस आयकर। आयकर, ठीक है ना? नेट इनकम बराबर टोटल इनकम माइनस इनकम टैक्स। क्लियर है बच्चों? शुद्ध आय बराबर कुल आय माइनस आयकर। एग्जाम्पल से समझाता हूं मेरे दोस्तों, एग्जाम्पल से। सपोज आपकी एक महीने की टोटल इनकम 75,000 रुपए है। सपोज आपकी एक महीने की टोटल इनकम जो है वो 75,000 रुपीज है। सपोज मेरे दोस्तों आपकी जो कुल कमाई है वो 75,000 रुपए है, 75,000 रुपीज है। सरकार ये कहते कि भाई बहुत पैसा कमा रहा, महीने का 75,000, चल चल 8,000 रुपए सरकारी खाते में जमा करा दे। 8,000 रुपए टैक्स दे दे तू। ये तेरे नहीं है, ये हम लोगों के, मंत्री लोगों के। सब कितना खर्चा है मंत्री लोगों का पता है? हैं? चलो, ओके। तो भैया जैसे एग्जाम्पल के लिए आपकी कमाई है महीने की कुल 75,000 रुपए। सरकार कहती है 8,000 रुपए सरकारी खाते में डलवा दो, टैक्स लगेगा बेटा। तो 75,000 रुपए में से 8,000 रुपए आपने टैक्स दे दिया, तो आपके पास कितना पैसा बचा? तो 75 में से 8 घटाओ। अगर मैं 75 में से 8 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 67,000, 67,000 रुपए। तो मेरे प्यारे भाई मैं कह सकता हूं 67,000 रुपीज आपके पास बचेगा। 67,000 रुपए आपके पास बचेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, यही होता है नेट इनकम। यानी कि आपने बेशक एक महीने में 75,000 रुपए कमाया, लेकिन आप अपने ऊपर केवल 67,000 रुपीज ही खर्च कर पाओगे कि 8,000 रुपए मेरे दोस्तों सरकार ने आपसे टैक्स ले लिया। ये बात समझ में आ गई? तो टैक्स देने के बाद आप पैसा कमाते हो, उसमें से कुछ हिस्सा आप देश सेवा के लिए या नेताओं की मौज के लिए उनको दे देते हो। तो जो पैसा आपके पास बचता है उसे आप अपने ऊपर खर्च करोगे, उसे हम बोलते हैं नेट इनकम यानी कि शुद्ध आय।
मुझे लगता है मेरे सारे भाइयों को बहुत बेसिक सी बात समझ में आ गई होगी। अगर आप इतनी बेसिक सी बात को इतनी देर में नहीं समझ पा रहे तो आप एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने लायक हो ही नहीं। समझ में आया? यही बेसिक है सिद्धार्थ। आपने सुना है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट? चार्टर्ड अकाउंटेंट ना इतनी मोटी मोटी किताब पढ़ते हैं, इतनी मोटी मोटी किताब, इतनी मोटी मोटी, जिसमें टैक्स की सारी जानकारी होती है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट इतनी बेहतरीन अंग्रेजी और इतनी तेज अंग्रेजी बोलते हैं और इतने पढ़े लिखे और इतनी महंगी गाड़ी से उतरते हैं, वो होते हैं। वो तुम्हारे सामने आएगा और वो इतनी भड़ा अंग्रेजी बोलेगा और सारी बातें जो टर्मिनोलॉजी समझाएगा, आप तो हिल जाओगे। आप ऐसे हो, आप तो ऐसे आदमी की नेट इनकम समझने कोई तुमको आधा घंटा चाहिए। कैसे तुम ऐसे लोगों से बात करोगे? है भाई? अगर आप अपने आप को इतना कमजोर और इतना बेकार, इतना बेगैरत समझे हुए हो कि आप एक इतनी सी बात को समझने के लिए आप 10 मिनट का समय ले रहे हैं, तो इतने हाई लेवल की जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनसे कैसे तुम जो है उनके सामने टिक पाओगे? वो तो तुम्हारा बेवकूफ बना के चले जाएंगे। फिर क्या फायदा तुम्हारा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनाने का? बताओ भाई। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट 15-20 इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के अब बराबर अकेला है नॉलेज में। समझ रहे हो? तो अपने आप को इतना गिरा हुआ, इतना नीच मत बताओ कि एक इतनी सी बात को समझने के लिए आप बेसिक की डिमांड करो। इसमें क्या बेसिक बताऊं मैं तुम्हें? किस चीज की कमी है? चलो ठीक है ना। तो एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया कि 75,000 रुपए में से, एग्जाम्पल के लिए, जो आप टोटल पैसा कमाते हैं 75,000, उसमें से 8,000 रुपए सरकार को टैक्स देते हैं। तो आपकी जो कुल कमाई है मेरे प्यारे भाई, वो 67,000, जो आपके पास कुल पैसा बचता है वो 67,000 रुपए बचता है। ये है आपकी नेट इनकम, या हिंदी में हम लोग बोलते हैं इसे शुद्ध आय। क्लियर है? ओके। अब बच्चों मैं आपसे पूछूं कि बताइए रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या है, आय कर की दर क्या है? अगर मैं आपसे यहां पर यह पूछूं कि सरकार आपसे कितने प्रतिशत टैक्स ले रही है, या आप अपनी इनकम का कितना परसेंट गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो, तो कैसे निकालोगे रेट ऑफ इनकम टैक्स? कैसे निकालोगे? जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो देखो, रेट ऑफ इनकम टैक्स निकालने का क्या तरीका है कि आप एक महीने में टोटल कितना पैसा कमा रहे हो? 75,000। तो आपकी टोटल कमाई, नीचे क्या लिखेंगे? टोटल कमाई। आपकी टोटल कमाई कितनी है? 75,000 रुपीज। आपकी टोटल कमाई कितनी है बट्टो? 75,000 रुपए। 75,000 रुपए नीचे क्या लिखेंगे? टोटल इनकम। 75,000 रुपए में से आप ऊपर लिखेंगे सरकार को टैक्स कितना दे रहे हो? 8,000 रुपए। टोटल कमाई एक महीने की 75,000 है। 75,000 में से आप 8,000 रुपए सरकार को टैक्स दे रहे हो, तो परसेंटेज में आप कितना टैक्स दे रहे हो? इंटू 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटी जाना है। 25 चौका 100 मेरे दोस्तों, 25 तिया 75, तो आ जाएगा 32/3। आ जाएगा 32/3। 32/3 कितना होता है मेरे प्यारे भाई? ये आ जाएगा लगभग लगभग 32/3 करेंगे तो 10.66%। यानी कि आप सरकार को अप्रोक्स 10.66% टैक्स दे रहे हो। यह होती है रेट ऑफ इनकम टैक्स, आयकर की दर। ओके। यानी कि मेरे दोस्तों, आप गवर्नमेंट को अपनी टोटल इनकम का 10.66% हिस्सा दे रहे हो। यानी कि गवर्नमेंट आपसे इतना टैक्स ले रही है। यह होती है आयकर की दर। आयकर की दर ऐसे निकालेंगे। समझ में आया? बजाकर अब सब परसेंटेज कब खत्म होगा भाई साहब? एक बात सुन लो, अगर आपको चीजों को जल्दी खत्म करना है ना, तो भैया जल्दी जल्दी समझने की आदत डालनी होगी। बस खोपड़ी तो तुम्हारी जानवरों जैसी कि एक नॉर्मल सी बात को समझने के लिए भी 15 मिनट चाहिए, तो तुम जल्दी नहीं कर सकते।
जल्दी करना है ना, तो इतनी हैसियत पैदा करो अपने अंदर कि 15 मिनट में समझ के 1 मिनट में बात समझो। बताओ, एक कंसेप्ट को 13 मिनट बीत गए, कंसेप्ट नहीं समझ पा रहे, उनमें भी बेसिक चाहिए। नहीं हो सकता बेटा, तुम्हारे लिए तो 5 साल भी कम है। दिमाग रखा है 2 कौड़ी का है और नाक रखे फॉर्च्यूनर जैसी। यह बात आई समझ में? ठीक, चलिए, रेट ऑफ इनकम टैक्स। अब यहां से एक और छोटी सी बात समझिएगा मेरे दोस्तों, एक और छोटी सी बात। सपोज मेरे प्यार भी, सपोज जो है आपकी टोटल इनकम नहीं चेंज होती, आप पहले भी 75,000 रुपए कमाते थे, आज भी 75,000 रुपए कमाते हो, आप पहले भी 75,000 रुपीज कमाते थे, आज भी 75,000 रुपए कमाते हो, यानी कि आपकी इनकम में कोई बदलाव नहीं हुआ। पहले जितनी कमाई थी आज भी आपकी उतनी कमाई है। पहले भी 75,000 रुपए कमाते थे, आज भी आप 75,000 रुपए कमाते हो। पहले जितना पैसा कमाते थे आप आज भी उतना ही पैसा कमाते हो, आपकी कमाई में कोई फर्क नहीं आया, टोटल कमाई सेम है। सरकार बोली बेटे तेरी कमाई की तेल लेने टैक्स लेंगे हम ज्यादा है, नई गवर्नमेंट बन गई। पहले सरकार, ये एग्जाम्पल लिया था मैंने आपको समझाने के लिए, पहले सरकार आपसे 8,000 रुपए टैक्स मांग रही थी, अब वही सरकार कहती कि भैया अब तुझे 10,000 रुपए इनकम टैक्स देना पड़ेगा, अब आपको 10,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 10,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ, पहले सरकार आपसे 8,000 रुपए टैक्स ले रही थी, अब वही गवर्नमेंट कह रही है कि 10,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा अब तुमको, यानी कि सरकार ने इनकम टैक्स 2,000 रुपए बढ़ा दिया। सरकार ने इनकम टैक्स जो है 2,000 रुपए क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो आप एक बात बताओ, आपकी कमाई तो नहीं बदली, कमाई तो आपकी उतनी है जितनी कमाई पहले थी 75,000 रुपए, आज भी उतनी कमाई है 75,000 रुपए, बस सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया। तो अब आपके पॉकेट में कितना पैसा बचेगा, आपकी नेट इनकम क्या होगी? 75,000 में से 10,000 घटाऊंगा 65,000, 75,000 में से 10,000 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 65,000 रुपए, यानी कि अब आपके पास केवल 65,000 रुपए ही बचेगा। 75,000 कमाया था आपने मेरे दोस्तों, लेकिन 10,000 रुपए सरकार को टैक्स दे दिया, तो आपके पास बचा कितना? 65,000 रुपए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, यानी कि आपकी पहले थी नेट इनकम 67,000, अब नेट इनकम 65,000 है। तो यानी कि मेरे दोस्तों पहले आपके पास 67,000 रुपए नेट इनकम बच रही थी, अब 65,000 रुपए बच रहे, यानी कि आपकी नेट इनकम 2,000 रुपए कम हो गई। आपकी जो शुद्ध आय है, जो नेट इनकम है, वो 2,000 रुपए कम होगी। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आई समझ में? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आई। तो कंसेप्ट ये बनता है कि अगर आपकी टोटल इनकम सेम है, अगर टोटल इनकम सेम है, कुल इनकम अगर आपकी सेम है, तो आप जितना टैक्स बढ़ाओगे, सरकार जितना टैक्स बढ़ाएगी, आपकी नेट इनकम उतनी ही कम हो जाएगी। ये टैक्स बनता है, ये कंसेप्ट बनता है। समझ में आ गया? कंसेप्ट यह है कि अगर आपकी इनकम फिक्स है, भाई रोटी तो फिक्स है, रोटी तो फिक्स है, अगर रोटी में से आप कुत्ते को ज्यादा टुकड़ा दे दोगे तो आपके पास खाने के लिए कम बचेगा कि नहीं बचेगा? ठीक है, समझ में आया? आपकी इनकम फिक्स है, आपकी इनकम उतनी है जितना पहले था, आज भी उतना ही है, लेकिन सरकार ने टैक्स 2,000 रुपए बढ़ा दिए, सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, तो आपकी नेट इनकम उतनी ही कम हो जाएगी। अगर आपकी इनकम फिक्स है तो सरकार जितना टैक्स बढ़ाएगी, नेट इनकम उतनी ही कम हो जाएगी, यानी कि टैक्स में परिवर्तन और नेट इनकम में परिवर्तन सेम होगा। मुझे लगता है ये कंसेप्ट आपको समझ में आया है। अब मेरे प्यारे भाई हम इस पर बेस सवाल करेंगे। सवाल नंबर 17 करो बेटे, क्या उत्तर है? ये कंसेप्ट है, ठीक है। 3-4 सवाल मैं आपको इस पे करवाऊंगा, बताएं। बोला जब इनकम टैक्स 1 रुपए में 8 पैसे है तो एक आदमी की नेट इनकम 3,09,580 रुपए है। यदि इनकम टैक्स 12 पैसे तक बढ़ा दिया जाता है तो उसकी नेट इनकम क्या होगी? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। देखो मेरे दोस्तों, यह बात आपको क्लियर है कि जो नेट इनकम होती है वो कैसे निकाली जाती है? नेट इनकम कैसे निकालते हैं मेरे दोस्तों? नेट इनकम बड़ी सिंपल सी बात है कि हम टोटल इनकम में से टैक्स घटा देते, आ जाती है नेट इनकम। मैं कंसेप्ट पढ़ा चुका हूं, बोला है जब इनकम टैक्स इज 8 पैसा इन ए रूपी, व्हेन इनकम टैक्स इज 8 पैसा इन ए रूपी। आप मुझे बताओ इस बात का क्या मतलब है? इस बात का क्या मतलब है ये बताओ।
जब आयकर 1 रुपए में 8 पैसा है, इसका मतलब यह है कि अगर आप 1 रुपया कमाते हो ना, 1 रुपए का मतलब होता है 100 पैसे। अगर आप 1 रुपया कमाते हो 100 पैसे, तो 100 पैसे में से 8 पैसे सरकार को टैक्स देते हो। तो परसेंटेज में अगर कितना कहेंगे, 8%। इसका मतलब यह हुआ कि इनकम टैक्स की जो दर है वो 8% है। 1 रुपए में से सरकार 8 पैसे टैक्स लेती है। 1 रुपया होता है 100 पैसे, 100 पैसे में से 8 पैसा टैक्स ले रही है। परसेंटेज में भी कितना आएगा बेटा, ये 100% आएगा, 8% आएगा। यानी कि जब आप 8% टैक्स देते हो तो आपकी नेट इनकम 3,09,580 रुपए। देखो टोटल इनकम तो 100% होता है, टोटल इनकम तो मेरे दोस्तों 100% ही होता है। जो पैसा आप कमाते हो टोटल इनकम वो 100% है। अगर आप 100% में से 8% टैक्स दोगे सरकार को, तो आपके पास पैसा बचेगा कितना, नेट इनकम कितनी होगी। अगर आप 100% में से 8% टैक्स दोगे तो नेट इनकम कितनी होगी, 92%। 92% बचेगा, और 92% नेट इनकम है। जबकि सवाल के अनुसार आदमी की नेट इनकम है कितनी, 3,09,580 रुपए। आप बोलोगे हां जी सर। सवाल में बोला है कि जब इनकम टैक्स 12 पैसे तक बढ़ा दिया जाए तो नेट इनकम क्या होगी। इनकम टैक्स अब 12 पैसे कर दिया। 1 रुपए में सरकार 12 पैसे टैक्स ले रही है। 1 रुपया मतलब होता है 100 पैसा, 100 पैसे में 12 पैसा टैक्स लेगी, यानी कि 12%। तो नेट इनकम क्या होगी, वह 100 इनकम तो फिक्स है 100%। 100% में से अगर आप 12% टैक्स देंगे तो आपकी नेट इनकम कितनी बचेगी, 100 में से 12 माइनस कर देंगे। 100% में से 12% घटा दो, टैक्स दे दिया, तो बचा कितना, 88%। तो 88% आप टैक्स नेट इनकम होगी। 88% की वैल्यू आपसे पूछिए। सवाल में आपसे 92% की वैल्यू दी है और आपको 88% की वैल्यू पूछी है, यह मेरे को करना है। क्लियर है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, यही एकदम क्लियर है। अब बताओ, जल्दी से आप देखो। देखो बेटे, इस सवाल के ऑप्शन के हर एक एंड में 0 आ रहा है, यानी कि देखो हम 92 से इसको काटेंगे, पूरा पूरा कटेगा कि यहां भी एंड में 0 है, यहां भी एंड में 0 है। तो 92 से काटेंगे, पूरा पूरा कटेगा, 1% की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम 88% की वैल्यू निकालेंगे। 88 में छुपा होता है 8 और 11, यानी कि आंसर 8 से कटने वाला भी होना चाहिए, 11 से कटने वाला भी होना चाहिए। अगर बेटे आंसर 8 से कटने वाला है तो 8 का नियम है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटें। तो देखो ये 8 से नहीं कटता लास्ट के 3 डिजिट, ये 8 से नहीं कटता, ये 8 से नहीं कटता लास्ट के 3 डिजिट। ये अकेला ऑप्शन है जो 8 से कटता है, 296120, ये आंसर हो जाएगा। ये नंबर देखो 11 से भी कटता, अगर मैं 11 से भाग देखूं, 2 6 8 2 10 9 और 1 10 है ना, ये नंबर 11 से भी कटता है, 8 से भी कट रहा है, तो पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बात समाप्त। ठीक है ना। आप कैलकुलेशन थोड़ा दिमाग से करो मेरे दोस्तों, मल्टीपल चेक कर लो। पहला ऑप्शन देखो, आंसर जो भी होगा वो 11 से कटेगा। पहला ऑप्शन 11 से भी भाग हो रहा है, 8 से भी भाग हो रहा है, तो यही उत्तर हो जाएगा। पूरी कैलकुलेशन करने लगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। बहुत सारे ललित कुमार, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर है मेरे दोस्तों यहां पर आपके सामने 17 है, 18। 2 क्वेश्चन और है मेरे प्यारे भाई। आसान टाइप है मेरे दोस्तों, मुश्किल नहीं है। देखिए ये सवाल देखो, बहुत प्यारा सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शायद ही ऐसा कोई सरकारी एग्जाम हो जिसमें सवाल ना आया हो, चाहे आप रेलवे का पेपर दें, पुलिस का पेपर दें, दरोगा का पेपर दें, सब एग्जाम में सवाल आया है। मैं आपको इस सवाल को दोनों तरीके से करवाऊंगा, बेसिक से भी, और मेरे दोस्तों फिर मैं इसका एक शॉर्टकट भी बना दूंगा। ये सवाल बार बार आता है पेपर में, बस डाटा बदल दिया जाता है। पहली लाइन बोला है, यदि इनकम टैक्स में 19% की वृद्धि हुई है तो नेट इनकम 1% कम हो गई, इनकम टैक्स की दर क्या है। बहुत बढ़िया। सवाल के अनुसार बोला गया है यदि इनकम टैक्स 19% बढ़ाया जाता है तो नेट इनकम 1% कम हो जाती है, इनकम टैक्स की दर क्या है। शॉर्ट में लिखो, मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने आपको ये बताया है कि अगर हम टोटल इनकम में से टैक्स घटा देंगे,
कुल कमाई में से टैक्स देने के बाद क्या बचता है? नेट इनकम बचता है, शुद्ध आय। इस सकल आय बोलते हैं इसे, नेट इनकम। सवाल बोला है यदि इनकम टैक्स 19% बढ़ाया जाता है तो शुद्ध आय या नेट इनकम 1% कम हो जाती है। अभी 5 मिनट पहले मैंने कंसेप्ट पढ़ाया कि भाई टैक्स को जितना बढ़ाओगे आदमी की नेट इनकम उतनी ही कम हो जाएगी। हमने टैक्स को 19% बढ़ाया, ठीक है। जो भी आप टैक्स पे कर रहे थे मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनिएगा, यहां पे लिख लेता हूं। जो भी आप टैक्स दे रहे हो, आपने टैक्स का अमाउंट 19% बढ़ा दिया। बेटा आयकर की दर नहीं बढ़ाई है, इनकम टैक्स 19% बढ़ाया है आपने। टैक्स को कितना बढ़ा दिया? 19% बढ़ा दिया। टैक्स कितना बढ़ा दिया? 19%। तो उससे आदमी की नेट इनकम कितनी कम होगी? 1% कम होगी। नेट इनकम कितनी कम हो गई? 1%। अभी अभी मैंने समझाया भाई, इस सवाल में टोटल इनकम के बारे में तो कुछ नहीं कहा गया, यानी कि आदमी की टोटल इनकम सेम है, कमाई जितनी पहले थी आज भी उतनी है। बस सरकार ने 19% टैक्स लेना ज्यादा शुरू कर दिया, तो आपकी जो नेट इनकम है वो 1% कम हो जाएगी। बराबर होना चाहिए, जितना टैक्स बढ़ाओगे आदमी की नेट इनकम उतनी कम हो जाएगी। बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ सर, ये इधर आ जाएगा। तो यहां से इनकम पे लगने वाले टैक्स और आदमी की नेट इनकम का रेशियो कितना आ गया मेरे प्यारे भाई? ये परसेंटेज तो कट ही जाना है अभी, परसेंटेज तो कट ही जाना है। 19 उधर चला जाएगा, 1/19। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से 1/19, 1/19। यस सर नो, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। आपसे पूछा इनकम टैक्स की दर क्या है, रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या है। यानी कि मेरे दोस्तों, अगर आप सरकार को 1 रुपए टैक्स देते हो तो आपकी जो नेट इनकम है वो 19 रुपए है। अगर आप सरकार को 1 रुपया टैक्स देते हो तो 1 रुपया टैक्स देने के बाद आपके पॉकेट में 19 रुपए बचता है। तो आप मुझे बताओ कि आपकी टोटल इनकम कितनी होगी? आपकी टोटल इनकम आई मतलब टोटल इनकम कितनी होगी? एक बात का जवाब दो मुझे जल्दी से। अगर आप सरकार को 1 रुपए टैक्स देते हो, 1 रुपए, तो आपके पॉकेट में 19 रुपए बचता है। तो आपकी कुल कमाई कितनी होगी? 20 रुपए रही होगी। 20 रुपए, अरे गौचो 20 रुपए में से अगर आप 1 रुपए सरकार को टैक्स दोगे तभी तो 19 रुपए बचेगा। 20 रुपए में से 1 रुपए टैक्स दोगे तभी तो 19 रुपए बचेगा। यानी कि आपकी जो टोटल इनकम है वो 20 रुपए है। और 20 रुपए में से आप 20 रुपए आपकी कुल कमाई है, और 20 रुपए की कुल कमाई में से सरकार को टैक्स कितना दे रहे हो आप? 1 रुपए। 20 रुपए में से आप सरकार को 1 रुपए टैक्स दे रहे हो। परसेंटेज में कितना आएगा मेरे दोस्तों? परसेंटेज में आएगा इंटू 100%। तो ये कितना आ गया? 5%। तो इनकम टैक्स की जो दर है वो सी ऑप्शन है, 5%। ये सवाल का बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है ना। इसका बेसिक सॉल्यूशन है मेरे दोस्तों, ये है बेसिक, दिस इज द बेसिक। हर एक चीज आपके सामने लिखी हुई है यहां पर, ठीक है ना। चलो, अब पेपर में ये नहीं करना, आपको पता जरूर होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आज आप एग्जाम पास भी कर गए तो जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो नौकरी लगने के बाद भी डिपार्टमेंट में पढ़ाया जाएगा आपको ये, ठीक है ना। अब अंडरस्टैंड नहीं कर सकते तो कुछ नहीं हो सकता बेटे तुम्हारा। अगर आप इस बात को नहीं समझ पा रहे तो तुम कुछ भी समझने लायक नहीं हो बेटा, कुछ और काम कर लो जिंदगी में। अब यहां पे शॉर्टकट, तो आप एक रट्टू तोड़ते हो बेटे, फिर आप रट लो शॉर्टकट। देखो जब भी ये सवाल आएगा मेरे दोस्तों, बार बार सेम सवाल आएगा, बस यहां पे डाटा बदला हुआ होगा, बस ये डाटा चेंज होगा। आपसे क्या पूछा गया? आयकर की दर, रेट ऑफ इनकम टैक्स पूछा गया। बोला है जब इनकम टैक्स 19% बढ़ जाता है, आयकर 19% बढ़ जाता है, 19%, तो नेट इनकम 1% कम हो जाती है। क्या? नेट इनकम 1%, नेट इनकम 1% कम हो जाती है। ये एक रखना है ऊपर, और नीचे क्या करना है? नीचे इन दोनों को जोड़ देना, नीचे इन दोनों को जोड़ देना है। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये डायरेक्ट शॉर्टकट है, ये आपके आयकर की दर है। ये डायरेक्ट शॉर्टकट है, आयकर की दर है 1/20, और 1/20 5% होता है। 1/20 5% होता है, बात खत्म, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी। एक और सवाल, एक और सवाल, ऐसा ही सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 19 करेंगे बेटे। इस सवाल का क्या आंसर है? करो।
सवाल है, इनकम टैक्स में 22% वृद्धि हो जाने के कारण नेट इनकम 3% कम हो जाती है, आयकर की दर क्या है? आयकर की दर, रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स 22% बढ़ जाने के कारण नेट इनकम 3% कम हो जाती है, तो आयकर की दर क्या है? अब देखो, बेसिक तो आपको पता ही है, मैं पढ़ा चुका हूं मेरे दोस्तों, लेकिन उतना टाइम नहीं होता ना पेपर में करने के लिए। ऐसे सड़क छाप सवालों में आपके पास टाइम नहीं है। ऐसे सवाल तो 10 सेकंड में होने चाहिए। क्या शॉर्टकट सिखाया? इनकम टैक्स 22% बढ़ जाता है तो नेट इनकम 3% कम हो जाती है। 3% नेट इनकम कम हो जाती है। ऊपर रखेंगे 3 और नीचे लिखेंगे इन दोनों का सम, 3 + 22। ये हो जाएगा बेटे 3/25। 1/25 4% होता है, तो 3/25 12%। तो आयकर की जो दर है 12% है। सवाल सॉल्व, खत्म। मुझे लगता है कि आप इस टाइप को समझ पाए हैं, ठीक है ना? ये इसका शॉर्टकट है। ओके, देखो मेरे प्यारे भाई, ऐसे ही पढ़ाया जाता है और आपको इसी तरीके से समझना पड़ेगा। मैं जैसे क्लास शुरू हुई, मैंने आपके सामने बोला कि आज देखो हम नया टाइप शुरू करेंगे, सेकंड टाइप। सबसे पहले मैंने उसका बेसिक समझाया, ये कि नेट इनकम क्या होता है, इनकम टैक्स क्या होता है, नेट इनकम क्या होता है, हिंदी में क्या कहते हैं, ये कैसे निकाला जाता है, आयकर की दर क्या होती है, हर चीज को एग्जाम्पल से समझाया। हर एक चीज यहां पे बहुत डिटेल में लिखी हुई है। फिर मैंने आपको बहुत धीरे धीरे करके 3 सवाल उस पर करवा दिए, जो तीनों बेसिक सवाल थे, ठीक है ना? अब आप मुझे बताओ, इसके अलावा आपको और कौन सा बेसिक चाहिए? ठीक है, शॉर्टकट ही आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों। बेसिक तो आपको मैंने समझा ही दिया है, आगे चलेंगे। अगला टाइप, अगला टाइप मेरे दोस्तों आपके सामने आएगा, अगला टाइप। और इस अगले टाइप पे आपको 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस होंगे। अगला टाइप मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। अगला टाइप देखो, मैंने आपको ये पढ़ा दिया है। a गुणा b बराबर कांस्टेंट। दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है तो एक संख्या जिस अनुपात में चेंज होगी दूसरी उसके उल्टे अनुपात में चेंज होगी। इसी पर बेस सवाल है, लेकिन ये थोड़े स्पेशल क्वेश्चन है, स्पेशल कंफ्यूजिंग लैंग्वेज वाले। देखो, फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर, ड्राई फ्रूट्स कंटेन 20% वाटर। हाउ मच ड्राई फ्रूट्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 किलोग्राम ऑफ फ्रेश फ्रूट? 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं? सवाल नंबर 20 है, एक ही क्वेश्चन में कराऊंगा। टाइप का नाम है ड्राई फ्रूट फ्रेश फ्रूट बेस्ड सवाल, है ना? सूखे फल ताजे फल बेस्ड सवाल। सवाल को पढ़ो मेरे दोस्तों। जैसे ताजे जो फल होते हैं मेरे दोस्तों, मार्केट में आप अंगूर खरीद के लाओ ताजे ताजे, तो जो ताजे अंगूर होंगे उनमें पानी ज्यादा होगा। तो ताजे फलों में पानी की मात्रा ज्यादा होती है। तो सवाल में बोला कि ताजे फल जो हैं उनमें 68% पानी होता है। तो बाकी क्या चीज होती है बताइएगा? बाकी क्या चीज होती है? एग्जाम्पल के लिए आप मार्केट से अंगूर खरीद के लाओ, तो ताजे अंगूर खरीद के लाओ, तो ताजे फल में 68% पानी है। तो बाकी क्या चीज है फिर? पल्प। पल्प मतलब होता है छिलका, या वो गूदा वाला पार्ट, या फल का वो हिस्सा जो आप खाते हो मेरे प्यारे, फलों का सॉलिड हिस्सा। और सूखे फलों में 20% पानी होता है। अगर हम ताजे फलों को धूप में रख के सुखा दें तो जो सूखे मेवे बन जाएंगे, जो सूखे फल बन जाएंगे, उन सूखे फल में 20% मात्रा पानी की होती है। तो आपसे ये पूछा गया कि अगर हम 100 किलोग्राम ताजे फलों को सुखा दें तो कितने किलोग्राम हमें मेरे दोस्तों सूखे फल मिलेंगे?
एक बात बताओ, फल में दो चीजें होती हैं, एक पानी और एक होता है पल्प, सॉलिड हिस्सा। पानी तो बेटा धूप में उड़ जाता है, लेकिन ये जो पल्प होता है ना, जैसे आम का जो पीला पीला हिस्सा होता है जिसे आप खाते हो मेरे प्यारे भाई, जो सॉलिड हिस्सा होता है वो कभी नहीं बदलता, वो कांस्टेंट होता है। पल्प की जो मात्रा होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। यही इस सवाल के पीछे लॉजिक है। पहले लॉजिक समझो कि फल में दो चीज होती है बेटा, पानी होता है और पल्प होता है। पल्प मतलब वो सॉलिड हिस्सा जिसे आप खाते हो मेरे दोस्तों। पानी तो धूप में उड़ जाएगा, लेकिन पल्प जितना पहले था अब भी उतना ही रहेगा। अगर आप 100 किलोग्राम ताजे फल खरीद के लाओगे तो 100 किलोग्राम ताजे फलों में जितना पल्प था आज भी उतना ही पल्प रहेगा। तो हमें क्या करना है, हमें पल्प की मात्रा को बराबर कर देना है, दैट्स इट। हम क्या लाए, 100 किलोग्राम ताजे फल लाए। 100 किलोग्राम ताजे फल में 68% पानी है। कितना पानी है, 68%। आप बताओ, अगर 100 किलोग्राम ताजे फल में 68% पानी है तो पल्प कितना है? 100 में से 68% घटाओ, 100% में से 68% घटाऊंगा तो 32%। तो ताजे फलों में 32% पल्प होता है। 100 किलोग्राम ताजे फल है, 100 किलोग्राम में 32% पल्प, छिलका, खाने लायक हिस्सा होगा। जब हम ताजे फलों को सुखा के सूखे फल बना देंगे, क्या बना देंगे, ड्राई फ्रूट्स। आपसे पूछा है कि ड्राई फ्रूट्स कितने बनाए जा सकते हैं 100 किलोग्राम ताजे फलों से। भाई सूखे फलों में 20% पानी होता है, 100% में 20% पानी है, तो बाकी का 80% क्या है, पल्प। यानी कि ड्राई फ्रूट्स में 80% पल्प होता है। ये बराबर होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए मेरे दोस्तों। यही लॉजिक है मेरे दोस्तों कि पल्प की मात्रा सेम होनी चाहिए। आप बोलोगे हाँ सर, तो बताओ यहां से जल्दी से जवाब दीजिएगा कितना मेरे प्यारे भाई, यहां से एक सेकेंड, कितना यहां से ड्राई फ्रूट्स प्राप्त किया जा सकता है। परसेंटेज तो कट ही जाएगा, ये हो जाएगा 3200। 3200 को 80 से काटेंगे तो 40 बार चला जाएगा, यानी कि 40 केजी। तो 40 केजी मेरे दोस्तों ड्राई फ्रूट्स निकाला जा सकता है 100 किलोग्राम ताजे फलों से, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा जो कि मेरा डी ऑप्शन है। बात खत्म। ओके, तो एक स्टेप में सॉल्व हो जाएगा कि आपको केवल यहां पे कंसेप्ट पकड़ के रखना है बस। मुझे लगता है मेरे भाइयों को ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। ओके जी, सवाल नंबर है आपके सामने 21, ठीक है ना। मैं आपको 4 सवाल कराऊंगा, इस कंसेप्ट बताओ। सवाल क्या है, एक घोल में 16.5% नमक है जिसमें से 18 लीटर पानी का वाष्पीकरण हो जाता है। 18 लीटर पानी भाप बन के उड़ जाता है। अब घोल में नमक की सांद्रता, अब घोल में नमक की सांद्रता 20.9% है। तो आपसे पूछा है सॉल्यूशन विलयन की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, विलयन की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, आपसे पूछा गया। बड़ा प्यारा सवाल है। पहले सवाल का कंसेप्ट समझो। देखो आपके पास एक घोल है बेटा, ये जो घोल या सॉल्यूशन शब्द है इसका क्या मतलब होता है, सॉल्यूशन का मतलब होता है एक सॉलिड प्लस लिक्विड। जैसे चीनी पानी मिला दिया, जैसे नमक पानी हमने मिला दिया मेरे दोस्तों, ठीक है ना। ये बात समझ पा रहे हो, क्लियर। इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। तो हमारे पास नमक और पानी का घोल है, हमारे पास नमक प्लस पानी का घोल है, सॉल्ट प्लस वाटर का घोल है, ठीक है। नमक और पानी का कुछ घोल है, उसमें नमक कितना है, 16.5% नमक है। कितना नमक है बेटे, 16.5% नमक है। यानी कि बाकी क्या है, बाकी उसमें पानी की मात्रा है। तो हमारे पास नमक पानी का एक घोल है जिसमें 16.5% नमक है, बाकी उसमें पानी है। जब हम इस घोल को गैस पे रख के गर्म करते हैं तो 18 लीटर पानी भाप बन के उड़ जाता है, पानी का वाष्पीकरण हो जाता है। आप बताओ, नमक पानी का घोल है, गैस पे रख के हमने गर्म कर दिया तो पानी उड़ जाएगा भाप बन के। अब जो नमक बचेगा, नमक पानी का घोल बचेगा, वो गाढ़ा गाढ़ा बचेगा कि नहीं, गाढ़ा गाढ़ा बचेगा बेटे।
पानी तो उड़ जाएगा भाप बन के, क्या नमक उड़ेगा? नहीं, नमक की मात्रा सेम रहेगी, नमक नहीं उड़ने वाला, नमक की मात्रा सेम रहेगी। यही सवाल का लॉजिक है। अगर आपके पास नमक पानी का घोल है, अगर आप गर्म करोगे तो पानी तो भाप बन के उड़ जाता है, नमक थोड़ा ना उड़ता है भाप बन के। नमक वहीं बर्तन में जमा रहेगा मेरे दोस्तों, बर्तन में ही रहेगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको सवाल के पीछे का लॉजिक डेवलप करना पड़ता है। ये लॉजिक कोई अलग से लिखा नहीं है, ये इसके लिए आपको केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। थोड़ा सा बस आपको समझदार बनने की जरूरत है ना, इनमें कोई फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है ना। तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट, नमक की मात्रा कैसे निकालते हैं मेरे दोस्तों? नमक की मात्रा कैसे निकालते हैं? टोटल सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन कुल मात्रा इनटू परसेंटेज ऑफ सॉल्ट, टोटल सॉल्यूशन इनटू प्रतिशत ऑफ सॉल्ट, इसी को हम कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। परसेंटेज ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट के परसेंटेज को हम कंसंट्रेशन या हिंदी में सांद्रता भी बोलते हैं। आपके पास एक नमक पानी का घोल है जिसमें 16.5% नमक है। हम इसमें मेरे दोस्तों गर्म करते हैं, 18 लीटर पानी भाप बन के उड़ जाता है। अब घोल में नमक, जाहिर सी बात है पानी बढ़ के अगर उड़ जाएगा भाप बन के, तो अब गाढ़ा गाढ़ा सॉल्यूशन बचेगा, उसमें नमक की मात्रा ज्यादा होगी, पानी कम हो जाएगा। तो नमक की मात्रा अब कितनी है, नमक की सांद्रता कितनी है? 20.9%। तो आपसे पूछा है विलयन की प्रारंभिक मात्रा क्या है, सॉल्यूशन की इनिशियल क्वांटिटी क्या है। देखो नमक की मात्रा कैसे निकालते हैं, टोटल सॉल्यूशन इनटू परसेंटेज ऑफ सॉल्ट, टोटल सॉल्यूशन इनटू परसेंटेज ऑफ सॉल्ट, इसी को हम कंसंट्रेशन या सांद्रता भी बोलते हैं। आप कहोगे सर ये फॉर्मूला तो हमें पढ़ा ही नहीं, ये तो हमें आता ही नहीं। अरे घोंचो, ये चीज पढ़ाई नहीं जाती, ये आती है इंसान को। पढ़ाए तो मैंने 2 दूनी 4 भी नहीं है, आता नहीं है क्या तुम्हें? है? ध्यान सुनेगा, एग्जाम्पल से बता देता हूं। जैसे आपके पास टोटल 50 लीटर नमक पानी का घोल है, एग्जाम्पल के लिए जैसे आपके पास टोटल 50 लीटर नमक पानी का घोल है, 50 लीटर क्या है, नमक पानी का घोल है। आपसे कहा जाता है इस 50 लीटर नमक पानी के घोल में 24% सॉल्ट है। क्या है? 24% सॉल्ट है। मैं आपसे कहता हूं मेरे प्यारे भाई कि एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, सवाल का कोई लेना देना नहीं है यार, हर बात को एग्जाम्पल से बताता हूं मैं। जैसे आपके पास 50 लीटर घोल है और इस 50 लीटर घोल में 24% नमक है। नमक का प्रतिशत कितना है? 24%। या हिंदी में बोलूं तो उसमें नमक का कंसंट्रेशन है, नमक की सांद्रता 24% है। तो कितना नमक होगा, नमक की मात्रा क्या होगी? 50 लीटर का 24% कितना होता है? 12। यानी कि नमक की जो मात्रा होगी बर्तन में वो 12 लीटर होगी। ये आएगा मेरे दोस्तों, समझ में आया? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, क्लियर है। अभी अभी मैंने आपको समझाया, अगर आपके पास नमक पानी का घोल है मेरे प्यारे भाई, अगर आप उसको गर्म करोगे तो पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा, लेकिन नमक की जो मात्रा है वो सेम रहेगी। क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट, नमक की जो मात्रा है मेरे दोस्तों वो सेम रहेगी, वो कहीं नहीं जाने वाली। और बेटे मैंने आपको पढ़ाया है, प्रतिशत की पिछली सीट में मैंने आपको पढ़ा दिया कि अगर 2 संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, 2 संख्याओं का प्रोडक्ट सेम है, तो एक संख्या जिस अनुपात में चेंज होगी दूसरे उसके उल्टे अनुपात में चेंज होगी। पहले बर्तन में नमक की जो सांद्रता थी, नमक का जो कंसंट्रेशन था पहले बर्तन में 16.5% था। अब 18 लीटर पानी भाप बन के उड़ गया। अब नमक का कंसंट्रेशन अब बर्तन में कितना परसेंट नमक है? 20.9%। तो बताओ ये किस अनुपात में चेंज हुआ? रेशियो क्या है? ये रेशियो क्या है? किससे जा रहा है? 11 से जा रहा है बेटा, 11 से। ये 11 से जा रहा है 16.5, 11 से काटेंगे 15 बार, इसको 11 से काटूंगा तो 11 कम 11 बचेगा 9, 11 99, 15:19, 15:19। 11 से काटूंगा 15 बार जाएगा, ये 19 बार जाएगा, तो ये रिवर्स रेशियो में होगा। सॉल्यूशन किस अनुपात में चेंज हुआ होगा? उल्टे अनुपात में, 19:15। जो टोटल सॉल्यूशन है वो किस अनुपात में चेंज हुआ होगा? रिवर्स रेशियो में, 19:15। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि अगर पहले टोटल सॉल्यूशन 19 था तब 19 से 15 हो गया मेरे दोस्तों। टोटल सॉल्यूशन 19 से 15 हो गया तो कितना कम हो गया मेरे दोस्तों? 4 यूनिट कम हो गया। आप बोलोगे ये सर 4 यूनिट कम क्यों हो गया? कि 18 लीटर पानी भाप बन के उड़ गया।
जो नमक पानी का घोल था उसमें टोटल 18 लीटर पानी भाप बन के उड़ गया, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू ही सवाल में 18 लीटर दे रखी है। कितने गुना है भाई, कितने गुना है? 4 का 18 कितने गुना होता है? 4.5 गुना। 18/4 4.5 गुना है। आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला है सॉल्यूशन या विलयन की प्रारंभिक मात्रा क्या है? घोल की प्रारंभिक मात्रा। तो घोल की प्रारंभिक मात्रा है 19 यूनिट। 19 की वैल्यू भी 4.5 गुना होगी। अब 19 का 4.5 गुना कितना आएगा? 19 चौक 76 प्लस 19 का आधा 9.5। 76 में 9.5 जोड़ेंगे तो 85.5 लीटर। तो घोल की जो प्रारंभिक मात्रा है वो 85.5 लीटर है, 85.5 लीटर है। और यही सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन। समझ पाए हैं सब लोग? ठीक है, 85.5 लीटर। बेहतरीन सवाल था मेरे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए और करवाता हूं मैं आपको इस पर सवाल। सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट पे और सवाल मैं आपको करवाऊंगा। सवाल है आपके सामने बेटे यहां पर 22 नंबर क्वेश्चन। देखो ये सवाल रेलवे के पेपर में आया है। ये सवाल डिट्टो सेम टू सेम रेलवे के पेपर में आया है। करके बताएं। 38% चीनी के घोल के 90 मिलीलीटर में कितना पानी मिलाना चाहिए ताकि यह 17.1% चीनी का घोल बन जाए, ताकि यह 17.1% चीनी का घोल बन जाए। देखो ध्यान से सुनिएगा। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 90 ml ऑफ 38% शुगर सॉल्यूशन so that it becomes 17.1% शुगर सॉल्यूशन। आपके पास एक चीनी पानी का घोल है, आपके पास शुगर यानी कि चीनी, चीनी प्लस पानी का घोल है। तो चीनी पानी के घोल में चीनी कितनी है? 38%। चीनी पानी के घोल में 38% चीनी है। कितना सॉल्यूशन आपके पास? 90 ml। चीनी पानी का 90 मिलीलीटर आपके पास सॉल्यूशन है, घोल है। चीनी पानी का 90 मिलीलीटर घोल है, ठीक है ना। आपके पास चीनी पानी का एक घोल है, 90 मिलीलीटर घोल है, उसमें 38% चीनी है। बोला यह गया है कि कितना पानी और इसमें मिलाया जाए कि चीनी की जो सांद्रता है, जो चीनी का परसेंटेज है, वो 17.1% हो जाए। जाहिर सी बात है, चीनी पानी का घोल है, अगर आप उसमें पानी मिला दोगे तो भैया सॉल्यूशन पतला हो जाएगा। भाई चीनी कम रह जाएगी, पानी ज्यादा हो जाएगा। तो चीनी कम हो जाएगी तो चीनी का परसेंटेज भी कम हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर कितना पानी हमको मिलाना चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर चीनी पानी का घोल है, आप उसमें पानी मिला रहे हो तो चीनी तो नहीं मिलाई, चीनी की क्वांटिटी तो सेम है। शुगर तो आपने नहीं ऐड करी, शुगर की क्वांटिटी तो सेम है। आप बोलोगे हाँ जी सर मेरे प्यारे भाई। आप बताओ, शुगर की मात्रा तो सेम रहेगी भाई, जितना शुगर पहले था आज भी उतना ही शुगर है, आपने केवल पानी मिलाया है। तो शुगर की मात्रा कैसे निकाली जाती है? शुगर की मात्रा होती है टोटल सॉल्यूशन, टोटल घोल इंटू परसेंटेज ऑफ शुगर, टोटल घोल इंटू परसेंटेज ऑफ शुगर। भाई टोटल सॉल्यूशन में जितना परसेंटेज शुगर होगा उससे मल्टीप्लाई करके आप शुगर की मात्रा निकाल सकते हो, ठीक है ना। शुगर सेम रहेगा, चीनी पानी का घोल है, आपने उसमें पानी मिलाया, चीनी नहीं मिलाई, तो जितना चीनी पहले था आज भी चीनी की मात्रा उतनी है। परसेंटेज बदल जाएगा चीनी का, लेकिन चीनी की क्वांटिटी सेम उतनी ही रहेगी। पहले था 90 मिलीलीटर सॉल्यूशन है, उसमें चीनी कितनी है? 38%, 38% चीनी है। बोला है कितना पानी मिलाना चाहिए जिससे चीनी का जो कंसंट्रेशन है, चीनी का जो परसेंटेज है, वो 17.1% हो जाए। देखो मैं पढ़ा चुका हूं, दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। एक संख्या जिस रेशियो में चेंज होगी दूसरे उसके उल्टे अनुपात में चेंज होगी। बताओ ये रेशियो कितना है? पहले 38 था, 17.1 हो गया। बताओ ये रेशियो कितना है, किससे जा रहा है? दशमलव हटाओगे तो यहां जीरो आएगा, 19 से। 19 से जा रहा है, 19 दूनी 38, 19 निम्मा 171, 20:9। ये 20:9 है। तो सॉल्यूशन की क्वांटिटी उल्टी होगी रिवर्स रेशियो में, 9:20।
आप बोलोगे हाँ सर। सॉल्यूशन की क्वांटिटी उल्टी होगी रिवर्स रेशियो में, 9:20। आप बोलोगे हाँ सर। यानी कि अगर घोल पहले 9 यूनिट था, तब 9 यूनिट से 20 यूनिट हो गया, तो घोल कितना, घोल में आपने कितना पानी मिलाया है, 11 यूनिट। आप बोलोगे हाँ जी सर। सवाल में साफ साफ बोला कि पहले जो घोल की मात्रा थी, पहले जो घोल था वो 90 मिलीलीटर था। इनिशियल घोल कितना था मेरे दोस्तों, 90 मिलीलीटर। यानी कि आपको सवाल में 9 यूनिट की वैल्यू जो है वो 90 ml दी हुई है, 10 गुना। 9 की वैल्यू 90 ml दी है, 10 गुना। आपने मेरे दोस्तों कितना पानी मिलाया, 11 यूनिट। तो 11 यूनिट की वैल्यू भी 10 गुना होगी, 11 की वैल्यू भी 10 गुना होगी, 110 ml इस सवाल का आंसर है, जो कि हमारा पहला ऑप्शन है। सभी बच्चे समझ पाए, फर्स्ट ऑप्शन। केशव देखना क्लास को क्या हो गया। हम्म। बफरिंग बता रहे हैं। अरे सही चल रही है अब। अरे ठीक है बेटे, क्या अब ठीक दिखाई दे रहा है आपको। ये एप्लीकेशन में गड़बड़ हो रहा है? एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास चीनी पानी का एक घोल है, शुगर प्लस वाटर का घोल है। उसमें कितनी शुगर है, 38% चीनी है। 38% चीनी वाला एक घोल है, 90 मिलीलीटर। 90 मिलीलीटर टोटल घोल है, 90 मिलीलीटर में 38% चीनी है। बोला यह गया है कि कितना चीनी इसको मिलानी चाहिए हमें, कि चीनी का जो परसेंटेज है 17.1% होना चाहिए। कितना पानी हमको मिलाना चाहिए, सॉरी आप बताओ। चीनी पानी का घोल है, अगर हम उसमें पानी मिलाएंगे तो सॉल्यूशन की मात्रा तो बढ़ जाएगी, लेकिन चीनी नहीं बदलेगी। चीनी जितनी पहले थी आज भी उतनी रहेगी, क्योंकि आपने चीनी मिलाई ही नहीं, आपने केवल पानी मिलाया है। तो चीनी की जो मात्रा है वो कैसे निकालेंगे, टोटल सॉल्यूशन इनटू परसेंटेज ऑफ शुगर। चीनी की मात्रा सेम रहेगी मेरे प्यारे में, क्योंकि आपने चीनी ऐड ही नहीं करी, आपने केवल पानी मिलाया है। पानी मिलाने से कुल घोल की मात्रा तो बढ़ जाएगी, बट चीनी नहीं बदलेगी, चीनी सेम रहेगी। पहले कितना परसेंट था चीनी, 38%। अब कितना है, 17.1%। आपको पता है दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, सेम है, तो एक संख्या जिस अनुपात में चेंज होगी दूसरे उसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगी। अब इनका अगर मैं रेशियो लूंगा तो किससे जाएगा, 19 से जाएगा। 19 से क्या, 1.9 से काट लो, ये 1.9 से जाएगा 20 बार, ये जाएगा 1.9 से 9 बार, ये 20:9 है। तो घोल की मात्रा रिवर्स रेशियो में चेंज होगी, 9:20। पहले कितना घोल था, 90 ml, 9 की वैल्यू 90 ml। बोला कितना पानी मिलाना चाहिए, सॉल्यूशन 9 से 20 हो गया, कितना बढ़ गया, 11 यूनिट। तो 11 की वैल्यू भी 10 गुना, 9 की वैल्यू 90 ml 10 गुना, तो 11 की वैल्यू भी 10 गुना, 110 ml। तो हमें 110 ml पानी मिलाना चाहिए, आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ में आया है। आगे चलेंगे बेटे। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर अगला, इसी कंसेप्ट पर बेस्ड सवाल। सवाल नंबर है 23, बताएं
सवाल नंबर 23 बनाओ, कौन करेगा जी इस क्वेश्चन को? चीनी पानी का घोल है, चीनी पानी का 28 लीटर घोल है, उसमें कितनी चीनी है? 26.4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 6 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर बाकी बचे घोल में कितने परसेंट चीनी होगी? ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। बताओ, बहुत प्यारा सवाल है। देखो, चीनी पानी का घोल है, कितना घोल है? 28 लीटर। चीनी पानी का 28 लीटर सॉल्यूशन हमारे पास है, उसमें 26.4% चीनी है। अब हमने इसको गर्म किया गैस पर रख के। जब गर्म किया तो चीनी तो नहीं उड़ेगी, चीनी तो बर्तन में रहेगी। 6 लीटर पानी उड़ गया जी भाप बन के। जब 6 लीटर पानी उड़ गया भाप बन के, तो चीनी पानी का घोल थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा क्योंकि पानी कम हो गया। जब गैस पर रख के आप चीनी पानी के घोल को गर्म करोगे तो पानी को 6 लीटर भाप बन के उड़ जाएगा, तो चीनी पानी का घोल जो वो गाढ़ा हो जाएगा, उसमें चीनी की मात्रा बढ़ जाएगी, चीनी की जो है परसेंटेज बढ़ जाएगी मेरे प्यारे में। तो पूछा है बचे घोल में कितने परसेंट चीनी होगी। तो मेरे दोस्तों सेम कंसेप्ट यहां पे लगेगा, सेम कंसेप्ट यहां पे लगेगा मेरे प्यारे भाई, कि जब आप चीनी पानी के घोल को गर्म करोगे तो पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा, लेकिन शुगर जो है वो कहीं नहीं जाने वाली। शुगर सेम उतनी रहेगी जितनी पहले थी। अब शुगर की मात्रा कैसे निकाली जाती है? शुगर की मात्रा होती है बेटा टोटल सॉल्यूशन या टोटल घोल इंटू परसेंटेज ऑफ शुगर। टोटल घोल इंटू प्रतिशत ऑफ शुगर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। हमारे पास एक चीनी पानी का घोल था 28 लीटर। कितना घोल था? 28 लीटर मेरे प्यारे भाई, जिसमें 26.4% चीनी थी। हमने गर्म किया, 6 लीटर पानी उड़ गया भाप बन के, तो 28 लीटर टोटल घोल था। 28 में से 6 लीटर पानी उड़ गया भाप बन के, तो बचा कितना? 22 लीटर घोल बचा। 22 लीटर। आप बताओ, जब पानी भाप बन के उड़ जाएगा तो चीनी की मात्रा तो सेम रहेगी भाई। बर्तन में जितनी चीनी थी पहले, आज भी चीनी उतनी रहेगी। आपको पता है कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है, एक संख्या जिस अनुपात में चेंज होगी दूसरे उसके उल्टे अनुपात में चेंज होगी। ये 28 लीटर 22 लीटर का रेशियो क्या है? 14:11। 2 से 28 14 बार जाएगा, 22 11 बार जाएगा, 14:11। तो शुगर का परसेंटेज रिवर्स होगा, 11:14। शुगर का जो परसेंटेज है वो उल्टा होगा, 11:14। आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि अगर पहले बर्तन में शुगर कंसंट्रेशन 11 था, 11 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है? पहले बर्तन में कितनी चीनी थी? पहले बर्तन में 26.4% चीनी थी, तो 11 की वैल्यू 26.4% है। कितने गुना? तो आप कहो सर 11 से भाग दो, 11 दूनी 22, बचेगा 4, 11 चौक 44, 2.4 गुना। पूछा अब बर्तन में कितने चीनी होगी, कितने परसेंट चीनी होगी? तो 14 की वैल्यू भी 2.4 गुना होगी। 14 की वैल्यू भी 2.4 गुना होगी। 14 दूनी 28, 14 चौका 56। 28 में 5.6 जोड़ेंगे तो 28 5 33.6%। यानी कि हम ये कह सकते मेरे प्यारे भाई कि अब बर्तन में चीनी की जो कंसंट्रेशन होगा वो 33.6% होगा। ये सवाल का आंसर है। 33.3 नहीं आएगा बेटा, 33.6% आएगा। बताओ, मजा आया? बढ़िया सवाल है मेरे दोस्तों। ये आसान आसान से क्वेश्चन है, इजी तरीके से होंगे भी सभी। ठीक है ना? अगला सवाल लेंगे हम इस पर। सवाल नंबर है बच्चे, दूसरी सीट कहां से आ गई? यस, एक सवाल और आपके सामने करो। सवाल नंबर 24 आप मुझे करके बताओ मेरे प्यारे भाई। आप मुझे करके बताओ इस सवाल का। ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 29 दिसंबर 2020 के पेपर में आया था। जल्दी से करके बताओ, मैं नहीं बताने वाला बिल्कुल भी। जल्दी से करेंगे बच्चों इस सवाल को सॉल्व।
आया? अरे यार तुमने तो कर दिया, तुम तो बड़े समझदार हो। 4.8% एकदम ठीक आंसर है। वेरी गुड प्यारे बच्चे, वेरी गुड। ऑस्कर मिलेगा बेटे आपको। अगला सवाल, सवाल नंबर है जी आपके सामने यहां पर 25। ये बताएंगे जल्दी से कौन करेगा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अगला टाइप है मेरे दोस्तों, एक ही क्वेश्चन हम इस टाइप का कराएंगे, ज्यादा करवाने में विश्वास नहीं रखते मेरे प्यारे भाई। एक शहर में 40% पुरुष शादीशुदा हैं, 25% महिलाएं शादीशुदा हैं। यह मानते हुए कि कोई भी आदमी एक से ज्यादा बार शादी नहीं करता है, नो बडी इज मैरिड मोर देन वंस। तो आपसे पूछा है कितने परसेंट जनसंख्या विवाहित है, कितने परसेंट शादीशुदा है। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है, करेंगे मेरे दोस्तों। बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। जैसे एक शहर है, एक शहर में 40% पुरुष शादीशुदा हैं और 25% महिलाएं शादीशुदा हैं। शहर है तो केवल शहर के बारे में सोचो, शहर से आगे की दुनिया मत सोचो। ठीक है भाई। कोई भी आदमी एक से अधिक बार शादी नहीं करता है, तो पूछा पूरी जनसंख्या का कितना परसेंट मैरिड है। भाई मैंने मान लिया कि एक शहर में एम मेल है, एक शहर में मेरे दोस्तों हमने मान लिया कि एम तो मेल है और मेरे दोस्तों डब्ल्यू जो है वो आपके एम मेल है और एफ जो है मेरे दोस्तों फीमेल है। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। हमने मान लिया कि एक शहर में एम पुरुष हैं और एफ फीमेल है मेरे प्यारे भाई। तो बोला गया है कि 40% पुरुष शादीशुदा है, तो मेल पॉपुलेशन का 40% शादीशुदा है, यानी कि दुखी है। मेल का, पुरुषों का 40% शादीशुदा है। महिलाएं कितनी शादीशुदा है? 25%। तो फीमेल का 25% मैरिड है, यानी कि दुखी कर रही हैं। फीमेल का 25% शादीशुदा है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि भी कोई भी आदमी एक से ज्यादा शादी नहीं करता है कोई भी, यानी कि एक आदमी करेगी एक औरत से शादी, एक औरत करेगा एक आदमी से शादी, यानी कि जितने आदमियों की शादी हुई होगी, जितने पुरुष की शादी हुई होगी, उतनी ही औरतों की भी शादी हुई होगी। अगर सपोज 10 पुरुष की शादी हुई है तो 10 ही औरतों की शादी होगी। मेल का 40% मैरिड है, फीमेल का 25% मैरिड है, तो जितने मेल मैरिड है उतने फीमेल मैरिड है, बराबर होना चाहिए। तो यहां से मेल और फीमेल की संख्या का रेशियो कितना आ जाएगा? यहां से मेल और फीमेल की संख्या का अनुपात कितना आ जाएगा? जल्दी से बताओ, किससे जाएगा? 5 से। 5 अट्ठे 40, आ जाएगा जी 5 पच्चे 25। तो आ जाएगा मेल और फीमेल की संख्या का रेशियो 5:8 आ गया। मेल और फीमेल की संख्या का जो रेशियो है मेरे दोस्तों वो 5:8 आ गया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई भी इसमें परेशानी नहीं है। यानी कि अगर गांव में 5 मेल हैं तो 8 फीमेल हैं, अगर गांव में 5 पुरुष हैं तो 8 औरतें, यानी कि टोटल लोग कितने हैं फिर? 13। भाई अगर गांव में 5 मेल हैं 8 फीमेल हैं तो टोटल लोग कितने हैं मेरे दोस्तों? 5 जमा 8 टोटल 13 लोग हैं। आपसे पूछा है टोटल कितने परसेंट लोग विवाहित है, टोटल कितना परसेंट मैरिड है। तो मेरे प्यारे भाई एक बात का जवाब दो, अगर गांव में 5 पुरुष है तो 8 औरत है। पुरुषों का 40% शादीशुदा हैं। पुरुष अगर 5 है तो 5 का 40% शादीशुदा है। 5 का 40% होता कितना है? 2। 5 का 40% 2 होता है बेटे। 5 का 40% होता है 2/5। 5 से 5 कट जाएगा 2। 5 का 40% 2 होता है, यानी कि अगर 2 पुरुषों की शादी हुई है तो 2 ही औरतों की भी शादी हुई होगी। अगर 2 पुरुषों की, चाहे आप यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, अगर आप 8 का 25% में निकालोगे तो भी 2 ही आएगा। अगर 2 पुरुष की शादी हुई है तो 2 ही औरतों की शादी हुई होगी। तो टोटल शादीशुदा लोग कितने? 4। टोटल मैरिड लोग कितने मेरे दोस्तों? 4। आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि 13 लोगों में से 4 लोग ऐसे हैं जो शादीशुदा हैं। 13 में से 4 लोग आपके शादीशुदा हैं। तो परसेंटेज में कितना हो गया? इंटू 100%। परसेंटेज में कितना हो गया मेरे दोस्तों? इंटू 100%। कितनी बार जाएगा भैया? 13 तिया 39, अभी बच जाएगा 10। अब 13 फिर चला जाएगा मेरे दोस्तों
0 और 13 8 104, अप्रोक्स 30.8% के आसपास आंसर है सी ऑप्शन। तो पूरी जनसंख्या का लगभग 30.8% शादीशुदा है पूरी जनसंख्या का। मुझे लगता है मेरे भाइयों को यह बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। ठीक है ना, आसान सवाल है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, नेक्स्ट वैरायटी की तरफ, नेक्स्ट टाइप की तरफ। सब लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे मेरे दोस्तों परसेंटेज ब्रेक मेथड। परसेंटेज ब्रेक मेथड। अगला जो कंसेप्ट है मेरे दोस्तों परसेंटेज ब्रेक मेथड है। बहुत प्यारा कंसेप्ट है, उम्दा कंसेप्ट, परसेंटेज ब्रेक मेथड। ठीक है ना, परसेंटेज ब्रेक मेथड। ओके, चलो परसेंटेज ब्रेक मेथड। मैं इस मेथड को समझने के लिए मैं आपसे बहुत छोटी सी बात पूछता हूं, एक एग्जांपल पूछता हूं। जैसे भाई एक गांव में आदमी भी रहते हैं, औरत भी रहते हैं। एक गांव में मेल भी रहते हैं, फीमेल भी रहते हैं, और मेल प्लस फीमेल मिला के होता है टोटल लोग। मेल प्लस फीमेल मिला के होता है कुल लोग, टोटल। आप बोलोगे हां जी सर ये तो बहुत मामूली सी बात है। बच्चों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि एक गांव में मेल जो है, पुरुष जो वो 5% बढ़ गए। एक गांव में पुरुष आबादी 5% बढ़ गई, पुरुष आबादी, पुरुष 5% बढ़ गए, और औरतों की आबादी भी 5% बढ़ गई। यानी कि पहले जितनी औरतें थीं अब उससे 5% ज्यादा औरतें गांव में मौजूद हैं। पुरुष भी 5% बढ़ गए, औरत भी 5% बढ़ गई। तो आप बताओ कुल आबादी कितना प्रतिशत बढ़ जाएगी? कुल आबादी कितना प्रतिशत बढ़ जाएगी, ये मेरा सवाल है। बहुत छोटी सी बात पूछी है मेरे प्यारे भाई, लेकिन मेरे दोस्तों समझ नहीं पाएंगे। जैसे एक गांव में आदमी, पुरुष भी रहते हैं, औरत भी रहती हैं। अब पुरुषों की जो आबादी है, जो पुरुषों की पॉपुलेशन है, वो 5% बढ़ गई। यानी कि अगर पहले 100 पुरुष थे तो 5 बढ़ के 105 हो गए। औरतों की आबादी भी 5% बढ़ गई। आप मुझे बताओ तो टोटल आबादी यानी कि मेल प्लस फीमेल कितना परसेंट बढ़ जाएगा? मेल प्लस फीमेल कितना परसेंट बढ़ जाएगा? कुछ बता रहे हैं 10.25 है ना, उन्होंने 5 और 5 का सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा लिया। कुछ बता रहे हैं 10%। आहा, बेटे बीच में किसका साइन है? यहां बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन। बीच में किसका साइन है? प्लस का साइन है। मेल प्लस फीमेल, मेल प्लस फीमेल, बीच में प्लस का साइन है बेटे। 10.25 तब लगता है जब बीच में गुणा का साइन हो। एक गांव में आदमी भी हैं और औरत भी हैं। आदमी की पॉपुलेशन भी 5% बढ़ गई, औरत की पॉपुलेशन भी 5% बढ़ गई, तो कुल आबादी भी कितना बढ़ जाएगी? 5% ही बढ़ेगी। एक बात बताओ, हमारे शहर में ना बहुत सारे सेक्टर हैं। हमारे शहर में मेरे जैसा हमारा देश है मेरे दोस्तों, हमारे देश में कुछ लोग खेती किसानी करते हैं, कुछ लोग एमएनसी में काम करते हैं, है ना, कुछ लोग प्राइवेट बिजनेस करते हैं अपना, कुछ लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं, कुछ सरकारी नौकरी करते हैं मेरे दोस्तों, कुछ इलीगल काम करते हैं, कुछ जो है जिनकी खुद की फर्म है, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए है, डॉक्टर है, इंजीनियर है। बहुत सारे प्रोफेशन हमारे देश में हैं। मैं आपसे कहूं कि हर आदमी की, हर मेरे दोस्तों हर प्रोफेशन की तनख्वाह 10% बढ़ गई। मैं आपसे कहता हूं कि हर काम करने की तनख्वाह, हर काम करने वाले की तनख्वाह 5% बढ़ गई एग्जाम्पल के लिए। तो आप बताओ पूरे देश की इकोनॉमी कितना परसेंट बढ़ जाएगी? आपको नहीं लगता कि अगर हर काम करने वाले की तनख्वाह 5% बढ़ जाए तो हमारे पूरे देश की अर्थव्यवस्था भी 5% ही बढ़ेगी? बीच में प्लस का साइन है। आपको सुनना चाहिए कि मेल प्लस फीमेल पहले ये थे, मेल 5% बढ़ गए। अगर 5% बढ़ गए मेरे प्यार भी मेल,
मेल 5% बढ़ गए, फीमेल कितना बढ़ गए, 5% बढ़ गए, तो मेरे दोस्तों टोटल कितना बढ़ा, टोटल कितना बढ़ा, जब मैं 5% कॉमन लूंगा तो मेल प्लस फीमेल का 5% ही तो बढ़ा, मेल प्लस फीमेल का 5% ही बढ़ा। तो आपको समझ नहीं आ रहा कि बेटे अगर गांव में आदमी भी है औरत भी, आदमी भी 5% बढ़ा दो, औरत भी 5% बढ़ा दो, बीच में प्लस है, बीच में क्या है, प्लस, तो कुल आबादी भी 5% ही बढ़ जाएगी, कुल आबादी भी 5% ही बढ़ेगी। समझ में आया? इक्वल की जरूरत ही नहीं है बजरंग दल, इक्वल की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आपके परिवार में मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, हर आदमी का प्रमोशन हो जाए, हर आदमी की तनख्वाह 20% बढ़ जाए, हर आदमी की तनख्वाह, सबकी तनख्वाह अलग अलग है, सबकी तनख्वाह अलग अलग है आपके परिवार में, हर आदमी की तनख्वाह 20% बढ़ जाए, तो आप पड़ोसी से जाकर क्या कहोगे, आज हमारी पूरी फैमिली का 20% प्रमोशन हो गया, पूरी फैमिली का, पूरी फैमिली मतलब मम्मी पापा प्लस भाई प्लस बहन, प्लस आएगा हमेशा बीच में, ठीक है ना? ओके, तो आप कहोगे हमारी पूरी फैमिली का 20% प्रमोशन हो गया। ठीक है, तो बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, मुझे लगता है सभी को समझ में आया होगा। ओके, अब इस पर बेस्ड सवाल है मेरे, यही है कि बेसिक कंसेप्ट, इसके अलावा और कोई बेसिक नहीं है। जैसे आपके सामने मेरे प्यारे भाई ये सवाल है, मुझे इस सवाल को करके बताएं। बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको एक क्वेश्चन समझाऊंगा, मजा आएगा आपको सवाल करके। सवाल में कहा गया है कि एक गांव की जनसंख्या 9800 है। सवाल यह है कि एक गांव की जनसंख्या, एक गांव की जनसंख्या 9800 थी, यानी कि एक गांव में मेल भी हैं और फीमेल भी हैं, तो मेल प्लस फीमेल मिला के एक गांव की जनसंख्या कितनी है, 9800, काफी बड़ा गांव है, 9800 एक गांव की जनसंख्या है। बोला एक साल में पुरुषों की आबादी 8% बढ़ी और महिलाओं की आबादी 5% बढ़ी और गांव की जनसंख्या बढ़ के 10,458 हो गई। एक गांव में पुरुषों की आबादी 8% बढ़ी, ध्यान से सुनिएगा, एक गांव में पुरुषों की आबादी 8% बढ़ी, औरतों की जो जनसंख्या, महिलाओं की जो जनसंख्या है वो 5% बढ़ी। आदमी कितने बढ़े, 8%, औरत कितनी बढ़ी, 5%, और गांव की जो जनसंख्या है मेरे दोस्तों वो पहले 9800 थी, अब 9800 से बढ़ के 10,458 हो गई, यानी कि पूरे गांव की जनसंख्या कितनी बढ़ गई। अगर पहले 9800 थी तो 98 से 10,458 होगी, तो पूरे गांव की जनसंख्या बढ़ गई मेरे प्यारे, भी घटा देंगे। अगर मैं 10,458 में से 9800 घटाऊं 658, तो पूरे गांव की जो जनसंख्या है 658 बढ़ गई। 10,458 है, अब पहले 9800 थी, घटा देंगे तो 658, पूरे गांव की जनसंख्या बढ़ गई। तो पूछा है बताओ शुरुआत में यानी कि स्टार्टिंग में पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी, बताइए गांव में पहले पुरुष कितने थे, ये आपसे पूछा गया है। समझ में आया? तो देखो ये सवाल का टाइप रहता है कि एक गांव में मेल प्लस फीमेल 9800 है, मेल 8% बढ़ गए, फीमेल 5% बढ़ गई, पूरी जनसंख्या 10,458 होगी बढ़ के। तो बताओ गांव में पहले पुरुष कितने थे, स्टार्टिंग में पूछा है। देखो बेटे बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है। ये जो कंसेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूं या ट्रिक बोले तभी लगेगा जब बीच में प्लस का साइन हो। अब एक बात सुनो, बहुत लॉजिक है, मजा आएगा आपको करने में। आदमी बढ़े 8%, औरत बढ़ी 5%, ठीक है, आदमी बढ़े 8%, औरत बढ़ी 5%। क्या 8% को ब्रेक करके मैं ऐसे नहीं लिख सकता 5% प्लस 3%? क्या 8% को ब्रेक करके मैं ऐसे नहीं लिख सकता 5% प्लस 3%? इसलिए इस कंसेप्ट का नाम परसेंटेज ब्रेक मेथड है कि 8% को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकता मैं 5% प्लस 3%, यानी कि आपको सेम बनाना है, 5-5 दोनों जगह सेम बनाना है। अब आप सोचो भाई, मेल पॉपुलेशन भी 5% बढ़ी, फीमेल पॉपुलेशन भी 5% बढ़ी, तो ओवरऑल भी 5% बढ़नी चाहिए। बताओ अगर मेल पॉपुलेशन आदमी 5% बढ़े हैं, औरत भी 5% बढ़ी हैं, इसको भूल जाओ, आदमी 5% बढ़े हैं, औरत भी 5% बढ़ी हैं, तो कुल आबादी भी 5% ही बढ़नी चाहिए।
बीच में प्लस है, आदमी 5% बढ़े, औरत 5% बढ़ी, तो कुल आबादी भी 5% बढ़नी चाहिए। आबादी है कितनी पहले 9800, तो आबादी भी 9800 का 5% ही बढ़नी चाहिए। अब 9800 का 5% क्या होता है? 9800 का 5% होता है जी 490, 450 और 40, 490, यानी कि आबादी भी 490 बढ़नी चाहिए। भाई आदमी 5% बढ़े, औरत 5% बढ़ी, तो कुल आबादी भी 9800 का 5%, 9800 का 5%, ये 9800 का 1/20 होता है 490, कुल आबादी भी 490 ही बढ़नी चाहिए। लेकिन सवाल के अनुसार आबादी बढ़ी कितनी है? 658 बढ़ी है। तो आप बताओ कितनी आबादी एक्स्ट्रा बढ़ी है? 8, 15 में से 9 गया 6, 5 में से 4 गया 1 एक्स्ट्रा, यानी कि 168 लोग, 168 पॉपुलेशन एक्स्ट्रा बढ़ी है। तो आप मुझे बताओ ये एक्स्ट्रा कहां से आया? कहां से एक्स्ट्रा आया? तो आप कहोगे सर आपने शायद ध्यान नहीं दिया कि जो हमारे मेल है वो 5% नहीं बढ़े सर, मेल 8% बढ़े सर। मेल आबादी 3% एक्स्ट्रा बढ़ी है भाई। भाई अगर मेल 5% बढ़े, फीमेल 5% बढ़े, तो टोटल भी 9800 का 5% बढ़ना चाहिए 490, जबकि आबादी बढ़ी है 658। एक्चुअल में तो कितनी एक्स्ट्रा बढ़ी है आबादी? 168 एक्स्ट्रा। ये एक्स्ट्रा कहां से आया? तो आप कहोगे सर जो ये पुरुष है ना, ये पुरुष 3% एक्स्ट्रा बढ़े इसकी वजह से। सर पुरुष लोग 3% एक्स्ट्रा बढ़े हैं, इसी की वजह से 168 पॉपुलेशन एक्स्ट्रा बढ़ी है। यानी कि मेल पॉपुलेशन का 3% ही 168 है, मेल पॉपुलेशन का 3% ही 168 है। तो मेल पॉपुलेशन का 1% कितना है? तो 3 पंजे 15, 3 चिंग 18, 56। मेल पॉपुलेशन का 100% कितना है? 100 से गुणा। मेल पॉपुलेशन का, ये मेल पॉपुलेशन का 3% है बेटा, मेल पॉपुलेशन का 3% 168 है, तो मेल पॉपुलेशन का 100% कितना है? 5600। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उस गांव में शुरुआत में 5600 पुरुष है, 5600। और इस सवाल का जो आंसर है ये पूछा था कि गांव में पहले पुरुषों की संख्या कितनी थी? 5600। बी ऑप्शन आंसर है। मुझे लगता है हर बालक समझा होगा। बताओ मजा आया? देखो मेरे प्यारे भाई, कंसेप्ट तो केवल इतना सा था, बेसिक तो केवल यही था समझाने के लिए। अब आगे का प्रोसेस तो आप सवाल से ही समझोगे। मजा आया? हाँ, एलिगेशन से भी हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, लेकिन यह तरीका ज्यादा आसान है। सक्सेसिव नहीं लगता बेटे, सक्सेसिव तब लगता है जब बीच में मल्टीप्लाई हो, ये प्लस है। यानी कि शुरुआत में 5600 पुरुष। अगर आपसे पूछा है औरत कितनी है, आपसे भी तो पूछ सकता है कि औरतों की जनसंख्या कितनी? भाई टोटल 9800 है, 98 में से 5600 पुरुष हैं, तो औरत कितनी होंगी? 9800 में 5600 घटाओ तो 4200, 4200। तो 4200 आपकी औरतें हैं, 5600 प्लस 4200 9800 हो गया। सवाल में आपसे ये भी पूछ सकता है कि मेल और फीमेल का डिफरेंस क्या है, ये भी पूछता है पेपर में कि मेल और फीमेल जनसंख्या का अंतर क्या है। तो 5600 4200 का अंतर भी पूछ सकता है। 5600 4200 का डिफरेंस कितना है? मेल और फीमेल का डिफरेंस कितना है? 5600 में से 4200 घटाएंगे 1400, तो मेल और फीमेल का जो डिफरेंस है वो 1400 है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। आपसे कुछ भी पूछ सकता है। एक सवाल देखो बच्चों हम आपसे और करवाते हैं, जो कि सवाल आपके सामने आएगा मेरे दोस्तों यहां पर 27 नंबर क्वेश्चन करके बताएं इस सवाल का क्या आंसर है। बहुत प्यारा सवाल होगा। ये जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में आया है लेटेस्ट, वो भी 2023 में। बोला एक कस्बे की जनसंख्या 7000 है, एक कस्बे की जनसंख्या 7000 है, कस्बे में मेल भी है फीमेल भी है, तो मेल प्लस फीमेल मिलाकर कितना है बेटा? एक कस्बे में टोटल 7000 लोग रहते हैं टाउन में। अब बोला है पुरुष और महिला जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि क्रम से 11% और 8%। मेल पॉपुलेशन 11% बढ़ गई, मेल पॉपुलेशन 11% बढ़ गई, फीमेल पॉपुलेशन 8% बढ़ गई, फीमेल पॉपुलेशन 8% बढ़ गई।
तो आपसे पूछा है नई जनसंख्या 7,680 होगी। अब जनसंख्या कितनी होगी? 7,680। तो बताओ जनसंख्या कितनी बढ़ गई? जनसंख्या कितनी बढ़ी बताइए जल्दी से। अगर पहले 7,000 लोग थे तो अब 7,680 लोग हो गए, तो जनसंख्या बढ़ी कितनी है? 680। जनसंख्या कितनी बढ़ी है मेरे दोस्तों? 680, 680 जनसंख्या बढ़ी है। आपसे पूछा कस्बे में महिला नागरिक कितनी है? जनसंख्या बढ़ी कितने? 680। कस्बे में महिला नागरिकों की संख्या क्या है? यह आपसे पूछा गया है। बहुत बढ़िया सवाल मेरे दोस्तों, तो ब्रेक करके लिख सकते हैं। एक आसान सी चीज आपको बताता हूं मेरे प्यारे भाई, आप ऐसे जरूरी नहीं कि आप 11 को, देखो दो रास्ते हो सकते हैं। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इस 11% को ऐसे लिख लेंगे 8% जमा 3%। लेकिन आपसे पूछे क्या है? महिला जनसंख्या। आप इस 8 को भी ब्रेक करके लिख सकते हो। 8 को भी ब्रेक करके ऐसे लिखा जा सकता है बेटे 11% माइनस 3%। लिखा जा सकता है 8 को भी ब्रेक करके 11% माइनस 3%। बेसिकली दोनों जगह सेम बनना चाहिए, सेम होना चाहिए। आपसे अगर मैं कहूं कि मेल पॉपुलेशन 11% बढ़ गई, फीमेल 11% बढ़ गई, तो टोटल पॉपुलेशन भी 11% ही बढ़नी चाहिए। अगर मेल 11% बढ़ गए, फीमेल 11% बढ़ गई, तो टोटल पॉपुलेशन भी 11% ही बढ़नी चाहिए। भाई मेरे दोस्तों, टाउन में टोटल 7,000 लोग हैं, अगर आदमी 11% बढ़ गए, औरत 11% बढ़ गई, तो टोटल भी 7,000 का 11% 770 बढ़ना चाहिए। टोटल भी मेरे दोस्तों 770 बढ़ना चाहिए। 7,000 का 11%, 11 सत्ते 77, 770 बढ़ना चाहिए। जबकि एक्चुअल में पॉपुलेशन बढ़ी कितनी है? 680। तो कितनी पॉपुलेशन कम बढ़ी है? 90। 90 पॉपुलेशन कम बढ़ी है। पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए मेरे दोस्तों 770, जबकि एक्चुअल में पॉपुलेशन बढ़ी कितनी है? 680। तो कितनी पॉपुलेशन कम बढ़ी है? 90 पॉपुलेशन कम बढ़ी है। आप बताइए कम पॉपुलेशन क्यों बढ़ी है? वाई दिस कम बढ़िंग? तो आप कहोगे सर ये जो औरतें हैं, ये औरत जो हैं वो सर 11 नहीं बढ़ी, वो तो केवल 8% ही बढ़ी हैं। सर औरतें 3% कम बढ़ी हैं। सर औरतें 3% कम बढ़ी हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, औरतें 3% कम बढ़ी हैं। तो औरतों की संख्या का 3% ही 90 है। औरतों की संख्या का 3% ही 90 के बराबर है। तो औरतों की संख्या का 1% कितना है? 30। 3 से भाग दे दो। औरतों की संख्या का 100% कितना है? 100 से गुणा कर दो, 3,000। यानी कि कस्बे में महिला नागरिकों की जो संख्या है वो 3,000 है। तो आंसर डी ऑप्शन है। समझ में आई? बढ़िया सवाल, बताओ मजा आया कि नहीं? चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे। देखो जितना मैं पढ़ाता हूं बेटे, जितना मैं प्रैक्टिस करवाता हूं उतना काफी है। ये भारत में अकेला ऐसा बैच है जीरो टू हीरो जिसमें आप पढ़ रहे हो, जिसमें मैं आपको केवल ये कह रहा हूं कि केवल हाथ जोड़ के विनती है, केवल क्लास पढ़ लो। ना आपको कभी कोई प्रीवियस लगाने की जरूरत, ना कोई पीडीएफ सॉल्व करने, कुछ नहीं करना। केवल क्लास में आके पढ़ लिया करो, घर पे जाके 15-20 मिनट रिवीजन कर लिया करो, क्योंकि यहां पे सब कुछ कवर कराया जाता है बहुत धीरे धीरे। मैं समय ज्यादा लेता हूं, जहां दूसरे मास्टर 3-4-5 महीने में बैच कवर करवा देते हैं, वहां मैं 8-9 महीने लेता हूं। लेकिन मेरे दोस्तों मैं ऐसा पढ़ाता हूं बच्चे को कि दोबारा जिंदगी में पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं कुछ भी चीज छोड़ता नहीं हूं। ठीक है, चलिएगा जी, और प्रैक्टिस कराऊंगा, परेशान ना हो बेटा। अभी तो मैंने इस पे 3 सवाल और डाले, 5 सवाल है इस टाइप के। सवाल नंबर 28 ये करो बेटे। सवाल नंबर 28 ये करेंगे मेरे प्यारे भाई। देखो ये बेहतरीन सवाल है, जबरदस्त सवाल। बोला किसी गांव की जनसंख्या 15,280 है। किसी गांव की प्रेजेंट पॉपुलेशन 15,280 है। यानी कि पॉपुलेशन मतलब मेल प्लस फीमेल। एक गांव की जो पॉपुलेशन है मेरे दोस्तों, मेल प्लस फीमेल मिलाकर एक गांव की जो पॉपुलेशन है वो 15,280 है। एक गांव की हुआ क्या है? हुआ ये है
कि पुरुषों की संख्या 25% बढ़ी, महिलाओं की संख्या 15% बढ़ी, तो जनसंख्या 18,428 हो जाएगी। बोला गांव में पुरुषों और महिलाओं की प्रेजेंट पॉपुलेशन के बीच का अंतर ज्ञात करें। सवाल में बोला गया है कि गांव में मेल और फीमेल पॉपुलेशन के बीच का डिफरेंस ज्ञात करें, मेल और फीमेल के बीच का डिफरेंस ज्ञात करें, सवाल में आपसे पूछा गया है। तो देखो ये इस सवाल की तरह हो जाएगा। ये जो मैंने आपको सवाल बताया कि मेल पॉपुलेशन निकाल लो, फीमेल निकाल लो, दोनों का डिफरेंस ले लो, आंसर आ जाएगा। अब देखो एग्जामिनर ना बहुत बार जानबूझ के डिफरेंस ही पूछता है कि मेल और फीमेल का डिफरेंस बताओ। प्रेजेंट पॉपुलेशन 15,280 है और आपको प्रेजेंट में ही मेल फीमेल पॉपुलेशन का डिफरेंस बताना है। तो मेरे पास इसकी सुपर ट्रिक है मेरे दोस्तों। ट्रिक में ट्रिक मेरे प्यारे भाई आपको कहीं भी नहीं मिलेगी मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। बहुत मेहनत से रिसर्च करके बनाया जाता है मेरे दोस्तों आपके पास कंटेंट। तुमको 1500 रुपए में सस्ता मिल रहा है ना, इसलिए कदर नहीं है बच्चों को, ठीक है, वरना कीमत तो इसकी लाखों में है। घटा के आया विनोद कुमार जी, बिल्कुल कर सकते हैं आदित्य कुशवाहा। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिसमें ना आपको मेल निकालने की जरूरत ना फीमेल निकालने की जरूरत, डायरेक्ट डिफरेंस आ जाएगा, डायरेक्ट। बहुत बेहतरीन तरीका मेरे प्यारे भाई, गजब का मेरे दोस्तों, मजा आ जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, दिमाग लगा के सोचना, सभी लोग दिमाग लगा के सोचना। एक बात बताओ, एक गांव की प्रेजेंट पॉपुलेशन 15,280 है, मेल बढ़े 25%, पुरुष जनसंख्या 25% बढ़ी, फीमेल पॉपुलेशन बढ़ी 15%, फीमेल जनसंख्या 15% बढ़ी और कुल जनसंख्या 18,428 होगी। कुल जनसंख्या 18,428 हो जाएगी। तो आप बताओ कुल जनसंख्या कितनी बढ़ी है। अगर जनसंख्या 15,280 से, अगर जनसंख्या 15,280 से 18,428 हो गई तो जनसंख्या बढ़ी कितने, घटाओ। तो आपका जवाब होगा सर ये आएगा 8। अभी 12 में से 8 गया 4, ये बचेगा 3, 3 में से 2 गया 1 और 18 में से 15 गया 3। तो जनसंख्या बढ़ी कितने, 3,148। जनसंख्या बढ़ी कितनी है, 3,148। आप बोलोगे हाँ सर भाई मेल 25% बढ़े, फीमेल 15% बढ़े, कुल जनसंख्या कितनी बढ़ी है, 3,148। पहले 15,280 थे, अब 18,428 हो गए, मैंने जब घटाया तो 3,148। आपसे पूछा डिफरेंस, मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूं मेरे दोस्तों, डिफरेंस आपसे पूछा गया है। अब सुनो मेरे प्यारे भाई, देखो बेटे 25 और 15 का निकाल लो एवरेज। 25 और 15 के बीचों बीच कौन सा नंबर आता है, एवरेज। 25 और 15 के बीचों बीच कौन सा नंबर आता है, इनका एवरेज 20। 25-15 का एवरेज क्या होता है, 40/2 20। मेरे प्यारे भाई 20 होता है। अगर मैं मेल पॉपुलेशन में 20% बढ़ाऊं, अगर मैं मेल पॉपुलेशन में 20% बढ़ाऊं और फीमेल पॉपुलेशन में 20% बढ़ाऊं, तो आप मुझे बताओ कि टोटल पॉपुलेशन कितनी बढ़ जाएगी। एक बार बताओ, अगर मैं मेल भी 20% बढ़ाऊं, फीमेल भी 20% बढ़ाऊं, तो कुल आबादी भी 20% ही बढ़ जाएगी। अगर मैं आदमी भी 20% बढ़ा दूं, औरत भी 20% बढ़ा दूं, तो कुल आबादी भी 15,280 है, 15,280 का 20% बढ़ जाएगी। 15,280 का 20% कितना होता है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3,056। 3,056। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एक भी पैसे की परेशानी नहीं है। अगर मैं मेल भी 20% बढ़ाऊं, एवरेज लेना 25 और 15 का लेना, एवरेज, एवरेज होता है 20, मेल भी 20% बढ़ाऊं, फीमेल भी 20% बढ़ाऊं, तो कुल आबादी भी 15,280 है, 15,280 का 20% बढ़ जाएगी, 3,056। आप बोलोगे आंसर, आपको निकालना मेल फीमेल का डिफरेंस, घटा दो, आप इसमें से घटा दो मेरे दोस्तों। देखो 25 में से 20 घटाओगे कितना आएगा, 5%। अगर 25 में से 20 घटाओगे तो मेल पॉपुलेशन का 5% आएगा। 25 में से 20 घटाओगे कितना आएगा, मेल पॉपुलेशन का 5%। अगर आप 15 में से 20 घटाओगे, घटाना है मेरे दोस्तों, 25 में से 20 घटाओगे कितना आएगा, 5% मेल पॉपुलेशन का। अगर आप 15 में से 20 घटाओगे तो माइनस का 5 आएगा, फीमेल पॉपुलेशन का 5% आएगा। बताइएगा, अगर आप 15 में से 20 घटाओगे, 15 में -20 -5, फीमेल पॉपुलेशन का ये -5 आएगा। आप बोलोगे हाँ सर, और आप इसमें से इसको घटाओगे मेरे दोस्तों, कितना आएगा, जल्दी से घटाओ, कितना आएगा, 2। 14 में से 5 गया मेरे दोस्तों 9,
ये 92। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है। देखो 5% यहां भी है, 5% यहां भी है, 5% कॉमन आ गया। मेल पॉपुलेशन का 5% माइनस फीमेल का 5%, 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, 5 कॉमन आ गया। मैं यहां से 5 कॉमन ले सकता हूं। आप बोलोगे सर 5 आप कॉमन ले लीजिए। यानी कि मेल और फीमेल के डिफरेंस का 5% ही 92 है। मेल और फीमेल के डिफरेंस का 5% ही 92 है। मेल फीमेल के डिफरेंस का 5% ही 92 है। 5% कितना होता है? 1/20। मेल फीमेल के डिफरेंस का 1/20 ही 92 है, 92। तो मेल फीमेल के डिफरेंस का 100% कितना है, या मेल फीमेल का डिफरेंस कितना है? 5% मतलब होता है 1/20। 20 उधर चला जाएगा। मेल फीमेल का डिफरेंस कितना है? 92 गुणा 20 यानी कि 1840। 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 1840 ये सवाल का आंसर है। ये मेल फीमेल का डिफरेंस है। दुनिया में कहीं भी चला जाओ, इससे शॉर्ट तरीका, इससे आसान तरीका पूरी दुनिया में उपलब्ध नहीं है। मैंने आपको बेशक समझाने के लिए टाइम लिया है, लेकिन एक्चुअल में अगर आपके ऊपर प्रैक्टिस बैठ जाए ना, तो करने में इसको 15 सेकंड ही लगेंगे, 15 सेकंड। विष्णु कुशवाहा कह रहे हैं सर एक बार बता दिए 20% क्यों लिया? 20% ही एक ऐसी वैल्यू है, 20% ही ऐसी वैल्यू है, जब मैं इनका डिफरेंस लूंगा तो सीधा मेरे दोस्तों मेल फीमेल का डिफरेंस आएगा, इसलिए लिया है। अरे अमरीश यादव जी हो जाएगा। मजा आया है ना? प्यारा सवाल। देखो ये मैंने आपको समझ, इतना तो करना पड़ेगा ना बेटे। सवाल में डाटा देखो कितना बड़ा बड़ा है, मेहनत करनी है, करना पड़ेगा इतना तो। डिफरेंस अलग अलग नहीं आएगा। आप एवरेज लोगे, अगर आप एवरेज लोके घटाओगे, एवरेज लेके घटाओगे, दोनों जगह डिफरेंस सेम आएगा। एवरेज इसलिए लिया गया है कि दोनों जगह डिफरेंस सेम रहे। 25-20 का डिफरेंस 5 है, 15-20 का डिफरेंस 5 है, इसलिए एवरेज लिया गया है। ऐसे हर सवाल में एवरेज ही लेना होगा, शॉर्ट हो जाएगा आपको ना। मेल पॉपुलेशन क्या फायदा रहा ऐसा करने का? फायदा ये रहा कि ना आपको मेल पॉपुलेशन निकालनी पड़ी ना फीमेल निकालनी पड़ी। बेसिक से आप करोगे, ठीक है ना, या इस तरीके से करोगे तो इसमें क्या है, पहले आपको मेल जनसंख्या निकालनी पड़ेगी, फिर फीमेल निकालनी पड़ेगी, फिर दोनों को घटाना पड़ेगा, तो टाइम लग जाएगा। ठीक है। मनीष कुमार जी आप इस साल 15 सेकंड में करके दिखाओ तो। मनीष कुमार जी बेटा मैंने इसकी एक शॉर्ट्स बना रखे हैं, मैथ्स वंडर इन सेकंड्स की, 40 सेकंड की भी शॉर्ट है। मैंने 40 सेकंड में सवाल पढ़ा भी है, सवाल करा भी है और समझाया भी है। ठीक है ना। मैथ्स वंडर इन सेकंड्स हमारा यूट्यूब चैनल है। उस यूट्यूब चैनल पे मैं ना डेली जो है मेरे दोस्तों 3 शॉर्ट्स अपलोड करता हूं, ऐसे ट्रिकों की, कंसेप्ट की। सब बच्चे उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। आप मेरी बात का विश्वास करो कि जो चीज मैं आपको 15 मिनट में समझाता हूं ना, 15 मिनट में, वो एक्चुअल में बच्चे करते हैं 30 सेकंड में, वो होती है 30 सेकंड में। तुमसे नहीं हो पा रही, तुम्हारे बस की नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग करते नहीं है। अरे जेब में तो तुम्हारी पॉकेट में 10 रुपया भी नहीं है, फटे हाल हो कि नहीं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि पूरी दुनिया फटे हाल है। अरे पूरी दुनिया जो है पर मिनट करोड़ों रुपए कमा रही है, पर मिनट। ऐसे भी लोग हैं जो 1 मिनट में कमा रही है। सबको ऐसा ना समझिए बेटा, ये वही बैच है जहां से सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ के निकले हैं, सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुआ है, सबसे ज्यादा टॉपर यहीं से पढ़ते हैं, ये वही बैच है। ठीक है। समझाने में और करने में बहुत फर्क होता है। ओके चलिए मेरे दोस्तों, एवरेज पॉइंट में आए तो पॉइंट में करना, इतना कैलकुलेटिव डाटा दिया नहीं जाता, आसान डाटा दिया जाता है भाई। ठीक है। चलिए आसानी डाटा दिया जाता है पेपर में, कैलकुलेटिव देगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, वो तो कैलकुलेशन है ही। चलिए आज इतना ही, बाकी हम कल करेंगे इसके आगे। बाय।